सुप्रभात बच्चों। आज विशेषता मैं आपको कक्षा एकादश और द्वादश के विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास का एक संक्षिप्त विवरण एट ए ग्लांस समग्र रूप से लेकर प्रस्तुत हूँ और आप सभी से मैं उम्मीद करता हूँ कि हिंदी साहित्य के इतिहास का एक संक्षिप्त विवरण आप प्रतियोगात्मक परीक्षाओं के लिए और अपनी कक्षा की परीक्षाओं के लिए निश्चित रूप से तत्पर होकर सुनेंगे और ध्यान केंद्रित करते हुए इसे बाय हार्ट करने का प्रयास करेंगे। यही पाओगे महशर में जमा मेरी बयां मेरा, मैं बंदा हिंद वालों का यही हिंदोस्तां मेरा, मैं हिंदी ठेठ हिंदी जात हिंदी खून हिंदी हूँ, यही मजहब यही फिरका यही है खानदान मेरा। आइए, आपका आज का टॉपिक है, शीर्षक है हिंदी साहित्य का इतिहास। पहले मैं आपको इस शीर्षक के बारे में बता दूं। हिंदी शीर्षक की सार्थकता के बारे में सर्वप्रथम मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। आइए देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी एक भाषा विशेष जो राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा, बोलचाल की भाषा और राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत जैसे गुणों से समन्वित है। ये वो भाषा है जो देश की आज़ादी के समय भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधकर और उन्हें आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए अग्रसर करने में जिसकी उल्लेखनीय भूमिका रही। वह भाषा जो हिंद में बोली जाती है, ऐसी भाषा हिंदी जिसकी लिपि है देवनागरी। अब अगला शब्द आया आपका साहित्य। बच्चों, साहित्य क्या है ये जानिए। साहित्य का समास विग्रह किया गया, हितेन सह सहितम सहितस्य भावः साहित्यम, अर्थात हित के साथ जिसमें भलाई की भावना निहित हो वही साहित्य है, सहित है। और सहित में जब हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तब शब्द बनेगा साहित्य। जहाँ हित की भावना से जो समन्वित है वही साहित्य है। आगे शब्द आया इतिहास। इतिहास शब्द दो शब्दों के मेल से तीन के बना है। इति हा आस। इति माने ऐसा, हा माने निश्चित रूप से, आस माने था। ऐसा निश्चित रूप से था अर्थात इसमें कोई संदेह नहीं। बच्चों, काव्य और इतिहास में यही अंतर है। काव्य कल्पना प्रधान होता है, इसमें कल्पनाशीलता की प्रधानता होती है। और इतिहास जो होता है वो तथ्य प्रधान होता है, इसमें तथ्यों की, घटनाओं की प्रधानता होती है। यही दोनों का संक्षिप्त अंतर है। आइए सर्वप्रथम हम देखेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा गया। पहला कालखंड है आदिकाल, दूसरा है इसी में आदिकाल कहो, चूंकि पहला काल है इसलिए आदिकाल के नाम से जानते हैं। क्योंकि इस काल में वीरता से भरी हुई कहानियाँ, वीरता से भरे हुए काव्य लिखे गए, इसलिए इसे वीरगाथा काल के नाम से जानते हैं। सिद्ध और चारण काल के नाम से भी इसे जाना जाता है। और जो चारण काल, चारण वो होता है जब राजे महाराजे की निद्रा से अलग करने के लिए एक जाति विशेष जिसे हम भाट के नाम से जानते हैं, चारण, वे लोग राजा की प्रशस्ति गायन करके और तब उनकी निद्रा भंग कराते थे। इनकी भरमार थी इस काल में, इसलिए चारण काल के नाम से जाना जाता है। सिद्ध सामंत काल, यहाँ सिद्धों सामंतों पूंजीवादी व्यवस्था थी और यहाँ पर सिद्ध सामंत की जो प्रधानता होने के कारण सिद्ध सामंत काल, और इसे बीज वपन काल के नाम से भी जानते हैं। अब आप दूसरा देखिए, पूर्व मध्य काल, जिसे हम भक्ति काल के नाम से भी जानते हैं। अब भक्ति काल या पूर्व मध्यकाल का उदय कैसे हुआ? जब आदिकाल में माइट इज राइट का सिद्धांत था और वहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस का सिद्धांत काम करता था।
निश्चित रूप से उस समय जो शक्तिशाली होता था वह दूसरे को अपने अधिकार में सैन्य बल से या अपनी शक्ति बल से उसे कर लेता था। उदाहरण के तौर पर जैसे जगनिक का आलखंड, उसमें कहा जाता है, आल्हा रूदल की कहानी है, और आधे मड़े भांवर घूमे आधे छपक चले तलवार। शादी विवाह में लड़की को विवाह कर वही ले जाता था जिसका बाहुबल होता था, जिसका सैन्य प्रबल होता था। निश्चित रूप से वह जबरदस्ती विवाह करके उठा ले जाता था। तो उस काल के कारण लोगों में एक निराशा और हताशा की भावना जागृत हुई। आप ऐसे भी ध्यान दीजिए, जब मनुष्य के पास कोई विकल्प नहीं होता तो वह जो अपने इष्ट को, भगवान को, राम को, ईश्वर को याद करता है। उसी तरह जब आदिकाल में मार काट और हिंसा अपने जोरों पर थी, इसका बोलबाला था, तो जब कोई इनका विकल्प नहीं मिला लोगों को तो भगवान की शरण में गए, भगवान का चिंतन करे, कहे भगवान अब आप ही देख सकते हो। निश्चित रूप से इसी भावना के फलस्वरूप पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल का उदय हुआ। भक्ति काल में भी आपको अलग अलग भेद पाए जाते हैं, जिसमें आपको सगुण धारा, निर्गुण धारा। सगुण धारा में भी दो भेद, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा में जो कवि आते हैं वो तुलसीदास, केशवदास इत्यादि, और कृष्ण भक्ति शाखा में जैसे मीरा, रसखान इत्यादि। उन्होंने राम को, राम भक्ति शाखा वालों ने राम को भगवान मानकर अपनी उनकी आराधना किया, और कृष्ण भक्ति शाखा वालों ने भगवान कृष्ण को अपना आराध्य मान करके उनके प्रति अपनी आराध्य भाव व्यक्त किया। उसी तरह फिर निर्गुण धारा में एक ज्ञानाश्रय शाखा और दूसरा प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञानाश्रय शाखा में आपको रहीम, कबीर जैसे कवि आते हैं, जो निर्गुण ब्रह्म में विश्वास रखते हैं। इनका भगवान कण कण में समाया हुआ है। गॉड इज ऑमनी प्रेजेंट, ऑमनी पोटेंट, ऑमनीसिएंट। ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, हर जगह विद्यमान है। इनकी ये आस्था थी। और अगला प्रेम मार्गी शाखा, जिसमें कुतुबन जिनकी मृगावती, और जैसे मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत, यह प्रेम प्रधान है, प्रेम मार्गी शाखा। तो इसके 4 भेद हुए। फिर आता है अगला उत्तर मध्यकाल। तीसरा जो भेद है उत्तर मध्यकाल। उत्तर का अर्थ होता बाद का, अर्थात पूर्व मध्यकाल के बाद का, अर्थात उत्तर मध्यकाल। उत्तर शब्द अनेकार्थी है। उत्तर का मतलब जवाब, उत्तर दिशावाचक, और उत्तर बने बाद का, इसी से शब्द बना है उत्तर प्लस उत्तर, उत्तर उत्तर। और उत्तर मध्यकाल को अलग अलग नामों से जानते हैं, श्रृंगार काल और अलंकार काल। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल में जितनी भी रचनाएं लिखी गई वो प्रायः श्रृंगार प्रधान थी, अलंकारों की भरमार थी, इसलिए अलंकार काल के नाम से भी जानते हैं। आपको बता दूं कि इस श्रृंगार काल, अलंकार काल को एक और नाम रीति काल के नाम से जानते हैं। अब आपको बताएं कि रीति काल, रीति क्या है? रीति का अर्थ होता है नियम, कानून, विधि, विधान। तो रीति काल में अलग अलग माने 3 तरह के कवि, 3 तरह का समूह था कवियों का। नंबर 1 रीति बद्ध, नंबर 2 रीति सिद्ध, नंबर 3 रीति मुक्त। रीति का मतलब नियम, कानून। तो पहला हम बताएं आपको रीतिबद्ध।
रीतिबद्ध वे कवि थे जो मुख्यतः आचार्य थे, अर्थात जो कविता का काव्य का नियम बनाते थे और उस नियम के आधार पर कविता की रचना करते थे, जिसमें आचार्य केशव इत्यादि का नाम लिया जाता है। दूसरा है रीति सिद्ध, ऐसे कवि जो कविता लिखने का नियम तो नहीं बनाते थे, लेकिन बने बनाए नियमों के आधार पर कविता लिखते थे। उन्हें रीति सिद्ध कवि कहा जाता था, जिसमें बिहारी का नाम अग्रगण्य है। बिहारी रीतिकाल के ऐसे कवि हैं जिन्होंने एकमात्र अपनी रचना सतसई 700 दोहे का समूह, ऐसे उसमें दोहों की संख्या 719 है, लेकिन सतसई का समास विग्रह करते हैं तो 700 दोहे का समूह, अकेली एकमात्र इस रचना सतसई ने बिहारी को हिंदी साहित्य में रीतिकाल में एक मूर्धन्य स्थान दिला दिया। कहा जाता है बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, अर्थात थोड़े में बहुत कुछ कह दिया। इनके दोहे देखने में 2 लाइन के 2 पंक्तियों के छोटे से लगते थे, लेकिन अर्थ की गंभीरता इतनी ज़्यादा थी कि जितना ही अंतः तक आप जाने का प्रयास करिए डूबते चले जाएंगे। सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, और देखन में छोटन लगे घाव करें गंभीर, अर्थात लोगों के हृदय पर अपनी छाप छोड़ जाते। तीसरा इसका बिंदु अलग है, वो है रीति मुक्त कवि। रीति मुक्त कवियों में आप बोधा, आलम, ठाकुर, दुजदेव, भूषण, घनानंद आदि का नाम लिया जाता है। इन्होंने नियम कानून को नहीं माना, नियम कानून से हटकर एक मुक्त भाव से अपनी कविता की धारा को प्रवाहित किया, इसीलिए उनके द्वारा चलाई गई धारा रीति मुक्त के नाम से जानी जाती है। और चौथा काल आपका आधुनिक काल, जिसे हम गद्य काल, गद्य का शुरुआत यहीं से होता है, और इस गद्य काल या आधुनिक काल को हम अलग अलग भागों में बांटते हैं, जिसमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, साठोत्तरी कविता, और आजकल जो चल रहा है उसे हम गद्य गीत के नाम से जानते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने 35 वर्ष की उम्र में, इन्होंने 1850 से लेकर 1835 तक इन्होंने हिंदी साहित्य को, विशेषतः गद्य भाषा को, खड़ी बोली को एक नई दिशा दी। गद्य के क्षेत्र में खड़ी बोली की प्रधानता, और द्विवेदी युग में खड़ी बोली गद्य और पद्य दोनों क्षेत्रों में आ गई। फिर द्विवेदी युग है मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी। छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं, निराला, पंत, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। ये चारों छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं। निश्चित रूप से ये छायावाद के निराला और जयशंकर प्रसाद, या आपको आगे चल के आधुनिक मीरा के नाम से जाने जाने वाली महादेवी वर्मा, प्रगतिवाद में भी प्रवेश करते हैं। प्रगतिवाद में विशेषकर दिनकर का नाम उल्लेखनीय। अब इसमें थोड़ा थोड़ा जानिए। छायावाद, प्रतीकों के माध्यम से काव्य रचना होने लगी, कविता छंदों के बंधन से मुक्त हो गई। प्रगतिवाद में जहाँ पर काव्य का विषय जीवनोद्धार, जमीन से जुड़ा हुआ और लोगों की समस्याओं को अपने आप में समेटे हुए किया गया। प्रयोगवाद, जिसका सूत्रपात डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने किया। निश्चित रूप से अज्ञेय ने अपने 3 तार सप्तकों के माध्यम से कविता की एक नई विधा प्रदान की। आगे आता है 1960 के बाद काव्य जगत को एक नई दिशा मिली, जिसे हम साठोत्तरी कविता या नई कविता के नाम से जानते हैं। फिर आजकल
गद्य गीत की प्रधानता है, अर्थात ऐसी कविताएं जो एक गद्य की तरह से लिखी जाती हैं और पढ़ी जाती हैं। आजकल कविता लिखना बहुत आसान है। उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं गद्य गीत का एग्जाम्पल कि हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मरम्मत के लिए मेरे सामने पड़ा है। कमरे में बैठकर दांतों से नाखून काटे, सिर खुजलाएं, कभी धूप में जाएं और कभी छांव में आए। सुंदरता के क्षेत्र में जहां प्रगतिवाद में, प्रयोगवाद में अलग विधान कायम किए गए थे कि चांदनी चंदन सदृश हम क्यों कहें, मुख हमें कमलों सरीखे क्यों दिखें, हम कहेंगे चांदनी उस रूपे सी है जिसमें चमक है पर खनक गायब है। हम कहेंगे जोर से मुँह घर अजायब है जहाँ पर बेतुके अनमोल जिंदा और मुर्दा भाव रहते हैं। इस तरह से गद्य गीत आते आते सुंदरता की परिभाषा और बदल गई। बस उन्होंने किसी की सुंदरता का जिक्र कैसे कैसे उपमानों से किया, किसी के सुंदर चेहरे का तुलना करते हुए लिखा गया, बैगन जैसा चिकना चमकता काला कसा हुआ उसका छोटा सा लंबा गोल मुख, एक अकेली बात सा संक्षिप्त है, दोहे सा कोटेशन सा एपिग्राफ सा, नौकरशाहों के नन्हे से हृदयों में आसानी से हटने वाला। विद्यार्थियों, संक्षेपता आपको हिंदी साहित्य का इतिहास अलग अलग कालों के माध्यम से हमने आपको दर्शाया, बताया, समझाने की कोशिश की। अब इसके बाद हम फिर एक एक करके अलग अलग काल आपको अपनी अगली कक्षा में प्रस्तुत करेंगे, जब आप देखेंगे कि साहित्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए। केवल न मनोरंजन कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। क्यों आज रामचरितमानस सब कहीं सामान्य है, सत काव्यगत उसमें परम आदर्श का प्राधान्य। आज काव्य, आदर्श काव्य वही माना जाता है जो जनमानस को एक नई दिशा, नई प्रेरणा और नया रास्ता दिखाए, लोगों के हित की भावना से समन्वित हो। तो इस तरह से आज की कक्षा में आपने हिंदी साहित्य के इतिहास को संक्षेपतः अलग अलग भागों में देखा, समझा। उम्मीद है कि आप इसे हृदयंगम करके अपनी परीक्षा के दृष्टिकोण से निश्चित रूप से अपने को, परीक्षा को सफल बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।